नमस्कार, भारत न्यूज देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। रियल इशू में बात करेंगे मिडिल ईस्ट को लेकर। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक नया कूटनीतिक विवाद सामने आया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने इसराइल को कैंसर बताते हुए उस पर गाजा, ईरान और लेबनान में नरसंहार के आरोप लगाए। इतना ही नहीं, उसने इसराइल के गठन को लेकर भी बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिस पर इसराइल की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। यह विवाद ऐसे समय पर सामने आया है जब पाकिस्तान में मध्यस्थता के रूप में अपने आप को पेश कर रहा है, लेकिन उसके मंत्री का यह बयान उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहा है। दूसरी ओर लेबनान में इजरायली हमले लगातार जारी हैं, जिससे वहां मानवीय संकट गहराता जा रहा है। ईरान, अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों के बीच तनाव का ये जाल अब वैश्विक सुरक्षा और ऊर्जा बाजार को भी प्रभावित कर रहा है। सवाल यह है कि क्या कूटनीतिक बयानबाजी हालत को और बिगाड़ेगी या फिर बातचीत से कोई रास्ता निकलने की संभावना है। पहले एक आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर हम चर्चा का रुख करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हर बात को समझने की कोशिश करेंगे। पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा का रुख करेंगे। पूरी दुनिया के सामने खुद को शांति दूत बताने की कोशिश कर रहा पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच अहम वार्ता की मेजबानी कर रहा पाकिस्तान खुद को एक जिम्मेदार मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा था, लेकिन इसी बीच उसके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आया, जिसने इस दावे की हवा निकाल दी। आसिफ ने इजराइल के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी करते हुए उसे मानवता के लिए कैंसर तक बता दिया। इस बयान ने न सिर्फ कूटनीतिक मर्यादाओं को तोड़ा, बल्कि पाकिस्तान की नीयत पर भी सवाल खड़े कर दिए। ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में गाजा, ईरान और लेबनान का जिक्र करते हुए इजराइल पर नरसंहार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जिन लोगों ने इजराइल को बनाया वे नरक में जलें। यह बयान ऐसे समय आया जब पाकिस्तान खुद को शांति प्रक्रिया का अहम हिस्सा दिखाने में लगा था, लेकिन इस बयान ने यह साफ कर दिया कि एक तरफ पाकिस्तान शांति की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ उसके शीर्ष नेता भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे उसकी विश्वसनीयता पर गहरा असर पड़ा है। इजराइल ने इस बयान पर तुरंत और कड़ा जवाब दिया। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे निंदनीय और अस्वीकार्य करार दिया। साथ ही ये भी कहा गया कि किसी देश के विनाश की बात करना बेहद गंभीर मामला है, खासकर तब जब वह देश खुद को शांति का समर्थक बताता हो। इजराइल के सख्त रुख और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते दबाव के बाद पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया। हालात ऐसे बने कि ख्वाजा आसिफ को अपनी विवादित पोस्ट हटानी पड़ी, जिससे पाकिस्तान की स्थिति और कमजोर नजर आई। नेक्स्ट, इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान की कूटनीतिक रणनीति पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक तरफ पाकिस्तान वैश्विक मंच पर अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसके नेताओं के बयान उस छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जहां लोग इसे इंटरनेशनल सरेंडर बता रहे हैं। साफ है कि इस घटना ने यह दिखा दिया है कि सिर्फ मंच सजाने से कोई देश मध्यस्थ नहीं बन जाता, बल्कि उसके शब्द और व्यवहार ही उसकी असली पहचान तय करते हैं। तो ये एक खास रिपोर्ट। और क्या विवाद गहराता हुआ नजर आएगा वाकई में, जिस तरह से मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा पाकिस्तान और इस तरह की बयानबाजी ख्वाजा आसिफ द्वारा। दो खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं और उनसे भी इन सब बातों को समझेंगे। मिडिल ईस्ट को लेकर क्या कुछ खास चल रहा है और क्या होने वाला है अंदर। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर है हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट, और डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर हमारे साथ, फॉरेन एक्सपर्ट। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए दोनों का। आपका शुरुआत मैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर से करूंगा। सर जय हिंद सर। जय हिंद सर। सर किस तरह देख रहे हैं आप आने वाला समय, और जिस समय पे इस्लामाबाद के अंदर एक अहम बैठक शांति वार्ता के लिए एक टेबल पे आने को आखिर 41वें दिन पहुंचे और कुछ पहुंचेंगे, और उन सब के बीच में ख्वाजा आसिफ का इतना बड़ा बयान सामने आना क्या दोगलापन दर्शाता है पूरे तरीके से?
सर अनम्यूट कर लीजिए सर, आपका म्यूट है। ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया है बहुत ही अपरिपक्व बयान दिया है। किसी भी देश के शीर्ष नेताओं को, खासतौर से डिफेंस मिनिस्टर को, ऐसा समय में जब एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान आपस में बातचीत करके युद्ध बंदी की ओर अग्रसर नजर आते हैं, उन्होंने ऐसा बयान देकर शायद माहौल को बिगाड़ ही दिया है। जाहिर बात है, इजरायल को ऐसे बयान से बहुत घोर आपत्ति होगी। इससे क्या होगा? इससे इजरायल और भी ज्यादा निष्ठुर हो जाएगा, नाराज हो जाएगा और अमेरिका की कंट्रोल में नहीं रहेगा। अमेरिका अब कितना भी इजरायल को बोले, नेतन्याहू को बोले कि आराम से बैठो, हिजबुल्लाह पर हमला मत करो, अब इजरायल बात नहीं सुनेगा। इजरायल और नेतन्याहू और भी ज्यादा दृढ़ निश्चय करके हिजबुल्लाह पर हमला करते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से गलत समय पर गलत बयान दिया है इन्होंने। माहौल बातचीत के लिए जो बन रहा था उसको बिगाड़ दिया है ख्वाजा आसिफ ने। जी ठीक है सर, मैं दोबारा करूंगा। मैं ओपनिंग कमेंट डॉक्टर राम श्रीवास्तव से भी यही लूंगा। सर, इस बैठक को आप किस तरीके से देखते हैं और ऐसी बयानबाजी के बाद इस पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, देवनाथ साहब ने बिल्कुल सही कहा है। ये बहुत अपरिपक्व बयान है, इमेच्योर्ड है और जो समय की आवश्यकता है उसके विपरीत है। निश्चित रूप से पूरी दुनिया को आशा थी कि ये युद्ध बंद हो जाएगा और किसी न किसी तरीके से जो मानवता इस समय कराह रही है बमबारी से। आज ही एक स्टेटमेंट आया है जिसमें कि अमेरिका के आर्मी चीफ ने बताया है कि उन्होंने कितने 13,000 टीए मार दिए, कितने हजारों गैलन जो है एनर्जी ड्रिंक्स खर्च हुए हैं और क्या क्या नहीं हुआ है, वो सब उन्होंने आंकड़े बताए। लेकिन इस युद्ध के जो दुष्परिणाम है वो कौन भुगतेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया है, लोग भूखे मरने की आवत आ गई है, दवाइयां नहीं मिल रही। ईरान के अंदर की असली हकीकत तो बाहर आ नहीं रही है, लोग मर रहे हैं, निश्चित मर रहे हैं। और रहा सवाल ये कि एक तरह से ईरान द्वारा जो बम्बार्डिंग किया गया है अरब देशों पर, तो आगे नुकसान किसका हुआ है? उस इंफ्रास्ट्रक्चर को उसको फिर बनाने के लिए अब ये मान के चलिए ईरान तो कम से कम 20 साल पीछे चला गया और अरब देश भी करीब करीब 5-5, 6-6 साल उनको रिपेयर में लग जाएंगे। तो अल्टीमेटली इसका फायदा किसको मिला? ना अमेरिका को मिला, ना ईरान को मिला। जो कुछ बातें आज हो रही हैं वो आज से 41 दिन पहले टेबल पर बैठ कर भी हो सकती थी, लेकिन नहीं। एक आपसी सामंजस्य बनाने के बजाय उसको दुराग्रह में बदलकर इस तरह के युद्धों का जो पोषण करने वाले लोग होते हैं और जो घृणा और नफरत की राजनीति करा करते हैं, जो वन साइडेड देखा करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान के ये रक्षा मंत्री ने कहा है। अब ये जो कुछ कहा है वो एक जो बीच में कोऑर्डिनेटर होता है, जो मध्यस्थता करने वाला होता है, उसकी मूल भावना के विरुद्ध है। यानी उसके दिल और दिमाग में जो कालोच भरी हुई है, इजराइल के विरुद्ध जहर घुला हुआ है, वो उसने उजागर कर दिया। तो ऐसे में कोई भी इजराइल का सामान्य से सामान्य व्यक्ति कभी पाकिस्तान की इस पहल पर प्रशंसा नहीं करेगा, बल्कि वो समझेगा ये तो अमेरिका का पिट्टू बनकर काम कर रहा है। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही कहना चाहिए बेहुदा कदम है जो उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया। साहिल जी। ठीक है सर, मैं दोबारा करूंगा, रुक मैं योगी देवनाथ सर का। सर, अब क्या देखते हैं आने वाले समय के अंदर इस्लामाबाद के अंदर जो ये बैठक होने वाली है, जो प्रस्तावित है, क्या वाकई इससे कोई हल निकल पाएगा? क्या कूटनीति जीत पाएगी इन सबके बीच में? क्या इजराइल जो है, जो अटैक लगातार कर रहा है, जिसकी निंदा हर कोई कर रहा है, और यूएन के अंदर भी ये बात उठी और वहां पर भी कुछ 60 देशों ने इसकी निंदा की है, कड़ी निंदा की है, तो क्या लगता है इस बैठक के अंदर कुछ हल निकल पाएगा? देखिए, अब 3 दिन पहले जो डिसीजन लिया गया था, जो कि पिछले 48 घंटे से या पिछले 24 घंटे से कुछ हद तक लागू हो रहा है कि अमेरिका ईरान पर बमबारी नहीं कर रहा है, इजराइल ईरान पर बमबारी नहीं कर रहा है। बदले में ईरान भी इजराइल की तरफ कोई मिसाइल नहीं दाग रहा है, ईरान भी गल्फ कंट्रीज पर कोई मिसाइल नहीं दाग रहा है।
तो कमोबेश ये जो सिचुएशन है अभी तक चल रही है। इसमें गड़बड़ी ऐसे हो गई कि इज़राइल यह मान रहा है कि वह ईरान के ऊपर कोई हमला नहीं करेगा, हमला नहीं कर रहा है। लेकिन इज़राइल ये मान रहा है कि फिलिस्तीन में जो मूवमेंट है हमास की, वो अभी भी हमास के विरुद्ध में है। इज़राइल ये मान रहा है कि हिज़्बुल्लाह जो कि बेरूत के आसपास बहुत एक्टिव है, लेबनान में बहुत एक्टिव है, हिज़्बुल्लाह के ऊपर वो हमला कर रहा है, करता रहेगा। पिछले 24 घंटे में अब तक 300 से ज्यादा लेबनान के नागरिकों की मौत हो गई है लेबनान के अंदर इज़राइल के बम वर्षा के कारण। अब इससे नाराज हो गया है ईरान। ईरान यह कह रहा है कि क्योंकि इज़राइल लगातार हिज़्बुल्लाह के ऊपर हमला कर रहा है, तो ये सीज़ फायर की जो शर्तें हैं उसका उल्लंघन है। लेकिन इज़राइल ये दावा कर रहा है कि सीज़ फायर सिर्फ ईरान और इज़राइल के बीच में हुआ था और हिज़्बुल्लाह पर हमला ना करने की कोई बातचीत नहीं हुई थी। तो पूरा पेशोपेश अभी कन्फ्यूजन इसीलिए चल रहा है। अमेरिका से जेडी वांस के नेतृत्व में अमेरिका की पीस मेकिंग जो टीम है वो इस्लामाबाद पहुंच चुकी है। ईरान का जो पार्टिसिपेशन है इस मीटिंग में वो थोड़ा अभी संदेहास्पद लग रहा है। ईरान कह रहा है कि जब तक इज़राइल लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर हमला बंद नहीं करेगा, तब तक वह बातचीत के लिए जो वेन्यू है, जो स्थान है, यानी जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहां पर नहीं पहुंचेगा। तो अभी बात यहीं पर फंसी हुई है। जी। ठीक है सर, मैं दोबारा करूंगा डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर का। अच्छा सर, एक चीज और सामने आई है, अमेरिका ईरान वार्ता के लिए पाकिस्तान वीजा ऑन अराइवल देगा, इसमें पत्रकार भी शामिल रहेंगे। तो क्या भारत की तरफ से ऐसा कोई मुमकिन है कि कोई जाए? हाँ हाँ, देखिए, ये एक बड़ा कूटनीतिक प्रश्न है और इसका विचार जो है काफी अलग अलग लेवल पर सुरक्षा जो एजेंसी हैं उनसे विचार विमर्श करने के बाद ही किया जाएगा। भारत को जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। भारत और पाकिस्तान के इस समय कूटनीतिक संबंध जो हैं मेरे विचार में तो इस समय इतने टेंशन पर हैं, क्योंकि आज की स्थिति में भी पाकिस्तान के भीतर जितने भी पेंटागन के समर्थन के लोग आ रहे हैं उनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध है। ऑब्वियसली अमेरिका के संबंध अच्छे हैं, पर ईरान से भी अच्छे। पर इसका मतलब वहाँ उस जगह पहुंचना मतलब ये होगा कि हम पाकिस्तान का जो तौर तरीका रवैया है कूटनीतिक दृष्टि से उसको सहमत है, लेकिन ये तो बिल्कुल सहमत नहीं है। इसलिए हमारा वहाँ जाकर चुपचाप बैठना भी जो है अपने आप में एक टेक्निकल भाषा में या कूटनीतिक भाषा में गलत माना जाएगा। इसलिए मैं नहीं समझता किसी को जाना चाहिए। ठीक है सर, मैं दोबारा शायद है। करूंगा। ठीक है सर, मैं दोबारा करूंगा, मैं करूंगा ग्रुप रिपोर्टिंग के देवना सर का। अच्छा सर, एक बात सामने आई थी, जो प्रधानमंत्री हैं इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि वो लेबनान के साथ सीधे बातचीत करना चाहते हैं, और लेबनान ने साफ कहा है कि इजराइल की तरफ से बातचीत का निमंत्रण नहीं मिला है। तो किस तरह से हम देखते हैं कि आखिर हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करने के बाद ही शायद नेतन्याहू मानेंगे? जी हाँ, नितिन देखिए, बेरूत के अंदर, लेबनान की सरकार अलग है। वहाँ जो सरकार है बेरूत में, उनका हिजबुल्लाह के जो आतंकवादी हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पर एक प्रेसिडेंट हैं, क्रिश्चियन प्रेसिडेंट हैं। वो सरकार अलग है, और वो बेरूत में जो सरकार है लेबनान की, वो हिजबुल्लाह को कोई मदद नहीं करती है। बेरूत की, यानी लेबनान में लेबनान की जो सरकार है जिसके प्रेसिडेंट क्रिश्चियन हैं, उनकी अलग आर्मी है। वो आर्मी का भी हिजबुल्लाह से कोई लेना देना नहीं है। अब जब नेतन्याहू कह रहे हैं कि लेबनान से बात करेंगे, तो वो लेबनान की बेरूत में जो सरकार है उससे बात करेंगे। जी। तो हिजबुल्लाह के साथ नेतन्याहू कभी भी नहीं बात करना चाहते,
क्योंकि जिस तरह से हमास और हुती हैं, उसी तरह से हिजबुल्लाह है। इजराइल हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन समझता है और उसी तरह से बम मिसाइलें गिरा गिरा के हिजबुल्लाह को खत्म करने की सोच रखता है। जी। ठीक है सर, मैं करूंगा डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर का। सर, एक बड़ी हास्यास्पद बात सामने आई थी पंजाब असेंबली के अंदर। एक पेश किया गया है, वहां पे वो कहा गया है, बिल पेश किया गया है जिसमें लिखा गया है कि भारत, वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख फील्ड मार्शल जो हैं आसिम मुनीर और उप प्रधानमंत्री शाह डार को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने का एक प्रस्ताव वहां पेश किया गया है। सर, किस तरह देखते हैं आप? मतलब ये सोच कैसे आ जाती है कि ये नोबेल पीस पुरस्कार इनको देना चाहिए? मतलब ट्रम्प साहब ने शायद उनको दिमाग में डाल दिया। इसको क्या कहेंगे, बचकानी हरकत कहेंगे। एक मस्का लगाने की तरकीब है ये, जिसको कहते हैं बटरिंग। वो एक है स्थिति। वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं और किस स्थिति में आ गया। अभी अभी एक समाचार मेरे पास आया है जो अपने आप में बड़ा यानी दिखाता है कि किस तरह से ये परिदृश्य बदलता जा रहा है। पोप पॉल के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको बुलाकर ट्रम्प के जो दूत है उन्होंने कह दिया कि कैथोलिक चर्च को अमेरिका का साथ देना होगा। वेटिकन अधिकारियों ने इसको मालूम है पोप का अपमान माना है, इसलिए क्योंकि 9 जनवरी को पोप ने यह कहा था कि युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, अमेरिका को जो है शांति वार्ता करना चाहिए बैठकर। तो जो कहा था शांति वार्ता करना, ये कोई गलत बात थोड़ी कही थी, लेकिन नहीं, इसको ट्रम्प साहब ने अपनी अगेंस्ट मान लिया और उनको साफ कह दिया कि भारत की जो अमेरिका की नीति है उसको फॉलो करना पड़ेगा कैथोलिक चर्च को। अमेरिका को उसका साथ देना, अमेरिका का साथ देना होगा वेटिकन के अधिकारियों को, पोप को। तो ये जो है, इससे पता लगता है कि ये सोच, ये विचार और ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब आत्मसम्मान और घमंड का प्रतीक बनता चला जा रहा है। आत्मसम्मान जिसके लिए सम्मान अर्जित किया जाता है, सम्मान थोपा थोड़ी जाता है, लेकिन यहाँ जबरदस्ती सम्मान को अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी जिद पर। अब पोप तो इन सब चीजों से ऊपर है ना, धार्मिक गुरु है वो, उनको क्या लेना देना। लेकिन हाँ, जब लोगों को मरते देखते हैं तो निश्चित रूप से उनका दिल भी कराहता होगा। युद्ध जो है कभी भी किसी धर्म में उसके लिए न्यायोचित नहीं माना जा सकता है, लेकिन अपने मतलब के लिए को पोप कहें कि नहीं, जो ट्रम्प कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसकी आई थिंक दुनिया के सभी लोग इसकी निंदा करेंगे। साहिल जी। ठीक है सर, ग्रुप कैप्टन यूके देवना सर का रुख करना चाहूंगा। अच्छा सर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर मतलब बड़ा ही विवाद बना हुआ है। अब टैक्स वसूलने की बात भी सामने आ रही है और ब्रिटेन ने इसका पुरजोर से विरोध भी किया है। सर, क्या ट्रम्प या अमेरिका के हैं, अमेरिका और इसराइल ने जंग लड़ी और उसका नुकसान जो है जिन देशों को आपूर्ति होती थी तेल की, अब वो उठाएंगे इसका? क्योंकि कहीं ना कहीं दाम बढ़ेंगे अगर टैक्स लगाएंगे वो हर एक के ऊपर, क्योंकि 20% वहां से तेल गुजरता है। जी हाँ, देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो 27 फरवरी तक खुला ही था। ये तो 28 फरवरी को अमेरिका ने और इसराइल ने बॉम्बिंग की, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी और 30 बड़े राजनीतिज्ञ और मिलिट्री के जनरल्स मारे गए। तो ईरान ने बदले की भावना से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। ईरान ने पहले भी 6 महीने पहले, 3 महीने पहले और 1 महीने पहले यूनाइटेड नेशन में ही कहा था कि वो बहुत कमजोर मुल्क है, वो अमेरिका और इसराइल की बराबरी नहीं कर पाता है, नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर अमेरिका और इसराइल ने बमबारी की तो बदले में उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करना पड़ेगा। अब देखिए 40 दिन युद्ध हुआ, अमेरिका और इसराइल की बस की नहीं हुई कि फौज, नेवी, एयरफोर्स का इस्तेमाल करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल सके। तो अब ये तय है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो पकड़ है, डंडे वाली पकड़, जिसकी भैंस उसकी लाठी, डंडे वाली पकड़ ईरान की है। तो ईरान अब कह रहा है कि उसको इस युद्ध में बहुत क्षति हुई है, अरबों करोड़ों करोड़ों की क्षति हुई है, तो उसकी भरपाई
कौन करेगा? अमेरिका नहीं करेगा, कोई खाड़ी का देश नहीं करेगा। जी। अब ईरान को दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन करना है, अपने देश को रीबिल्डिंग करनी है। तो ईरान ये कह रहा है कि जितने शिप्स जाएंगे, हर शिप पर वो 1-1 मिलियन, 2-2 मिलियन डॉलर का एक टोल टैक्स लेगा। तो यह अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से तो मान्य नहीं है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कानून में कितनी सारी चीजें हैं जो मान्य नहीं है, उनका पालन अमेरिका ने नहीं किया। अमेरिका अंतरराष्ट्रीय कानून में कितनी चीजें हैं जो मान्य नहीं है और उनका पालन इजराइल ने नहीं किया। तो अब ईरान जो बोल रहा है कि वो हर शिप से 1 मिलियन डॉलर या 2 बिलियन डॉलर टोल टैक्स लेगा, देखना पड़ेगा कि दुनिया के देश उसका किस तरह से प्रतिवाद करते हैं। ऐसा लग रहा है कि ईरान अपने जो मित्र देश हैं, जैसे कि चीन, भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, रूस, इनसे इनके जो शिप्स होंगे जिन पे इन देशों का झंडा लगा होगा, उनसे शायद ये टैक्स ना ले। और ऐसा लगता है कि ईरान यह टैक्स 1 मिलियन या 2 मिलियन पर शिप उन देशों से लेगा जो कि ईरान के साथ नहीं है, या जो देश अमेरिका के और इजराइल के साथ हैं उनसे ये टैक्स लेगा। वैसे मैं बता दूं, ये टैक्स बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए, एक सुपर टैंकर में एक एक सुपर टैंकर में 2 मिलियन बैरल, 4 मिलियन बैरल एक एक टैंकर में होता है। तो अगर उस पर वो 1 मिलियन डॉलर का टैक्स लेता है तो ये सिर्फ मामूली सा है। अभी देखिए, तेल की कीमत पर बैरल कच्चे तेल की $75 से बढ़ते बढ़ते 85, 95, 105, $115 पर बैरल तक चली गई थी। तो ये जो टैक्स जो ईरान लेने की कोशिश कर रहा है, वो ऑन एन एवरेज पर बैरल पर मात्र $1 या $1 का आधा, यानी 50 जी सर। सेंट पर बैरल पड़ेगा। तो ऐसी कोई जी। जी सर, मैं दोबारा रुक करूंगा आपका, मैं रुक करूंगा। हमारे साथ डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर हैं, उनका रुक करना चाहूंगा। अच्छा सर, एक चीज को समझेंगे सर, क्या आपकी नीयत ही आपकी नीति डिसाइड करती है, या उसको हम कुदरत का निजाम समझ के चलें? देखिए, जो नियत होती है वो एक मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपको अल्टीमेटली ये देखना है कि इस दुनिया में आप आए कितने दिन के लिए। बहुत देशों का दमन करके, लोगों को मार करके क्या आपकी अंतरात्मा को शांति मिलेगी? आज गाजा में क्या हो रहा है? 72,000 लोग मारे जा चुके हैं गाजा में। और क्या हो रहा है? लाखों लोग इस समय भूख से तड़प रहे हैं, ना दवाई हमें मिली है, ना कुछ मिल रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए क्या इजराइल जिम्मेदार है? क्या हमास जिम्मेदार है? ईरान जिम्मेदार है? हिजबुल्लाह जिम्मेदार है? मैं समझता हूँ हमारी सामाजिक व्यवस्था जिम्मेदार है। इसलिए जिम्मेदार है कि हम मानवता का भविष्य जो है आंख बंद कर कर देख रहे हैं। क्या हम अगली पीढ़ी को ये शिक्षा दे रहे हैं कि नफरत करो, धर्म के आधार पर अपनी राजनीति करो, दुनिया में अपने आप को श्रेष्ठ कहो, दूसरे जितने भी हैं उन सबको जो है आप जो है गिरे हुए दर्जे का मानो? ये वही मानसिकता है, वही नीयत है जो एक जमाने में अंग्रेजों ने, यूरोपियन देशों ने अफ्रीका में अटैक करके वहां से आदमियों को पकड़कर, औरतों को पकड़कर ले जाते थे, गुलाम बनाते थे, उनसे खाना भर मार ठोक कर देते थे, काम कराते थे। लेकिन क्या उस युग में पुनः आपकी दुनिया प्रवेश कर रही है? जिस ढंग से आज युद्ध हो रहे हैं वो उस मानसिकता का ही एक प्रतिफल है, मेरा विचार है। तो मनुष्य को वो मानसिकता त्यागना पड़ेगी जिसमें धर्म के आधार पर, स्वार्थ के आधार पर, नीति घमंड के आधार पर वो जिंदा रहना चाहता है। और यही एक कारण है कि अगर हमको पृथ्वी को, जिसका कि जीवन हम नहीं जानते कितने दिन जो है इस तरह का रहेगा, क्योंकि कभी भी कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड आ जाएगा, धरती से टकरा जाएगा। इस समय 2000 से ज्यादा जो है एस्ट्रॉइड ऐसे हैं
जो धरती की ओर तक रहे हैं, उनमें से एक दो भी अगर आ गए सीधे तो कितना वो होगा। डायनासोर मर गया था, पूरी सभ्यता चली गई थी, आइस एज आ गई थी। इन चीजों को क्या हम झुटला सकते हैं? लेकिन जैसे आज की तारीख में देखिए, हमारी इतनी पॉपुलेशन है, खेत जो है सिकुड़ते चले जा रहे हैं, गांव और शहर बढ़ते चले जा रहे हैं। 50 साल बाद क्या हमारी जो बच्चे होंगे या उनके छोटे बच्चे होंगे, उनको पर्याप्त शुद्ध पानी पीने का मिलेगा, अनाज मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्लाइमेटिक कंडीशंस ये रहेंगी? नहीं रहेंगी। तो उनसे कौन निपटेगा? क्या हम इस तरह का युद्ध करके, इस तरह से आपसी वैमनस्य फैलाकर अपनी भविष्य की पीढ़ी को जो है गर्त में डालने का प्रयास नहीं कर रहे हैं? इसमें नियत क्या है आपकी? क्या नियत आपकी मानवता के विकास की है, देश और दुनिया के सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ने की है? अगर वो है तो इन तत्काल युद्धों को रोकना पड़ेगा। इस तरह की मार धाड़ और स्वार्थपरंत चीजों पर हमको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ आकर एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है, हम अपनी पृथ्वी का, मानवों का और छोटे गरीब और बड़े देशों का भविष्य कैसा बनाना चाहते हैं। इसको सबको मिलकर सोचना अब आज की तारीख में बहुत आवश्यक हो गया। साहिल जी। ठीक है सर। यूके देवनाथ सर, खाड़ी देशों का कोई रुख जो है वो खुल के सामने नहीं आ रहा है। हालांकि बातचीत का दौर लगातार जारी है, विदेश मंत्री एक दूसरे के देशों के साथ अपनी बातें कर रहे हैं, ये उनकी ईरान ने भी की, पर खुल के कोई उनका रुख सामने नहीं आ रहा है। तो अब आने वाले समय क्या ईरान और खाड़ी देशों का जो रिश्ता है वो वैसा ही रहेगा जैसा पहले था? देखिए, युद्ध के शुरू होने के पहले ही ईरान ने खाड़ी देशों को कह दिया था कि खाड़ी देश अपनी जमीन और अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका या इजराइल की फोर्सेस को ना करने दें। लेकिन 40 दिन के युद्ध में हमने देखा कि लगातार अमेरिका और इजराइल की जो फोर्सेस हैं, वो खाड़ी देश से ही ऑपरेट कर रही थी। खाड़ी देश में ही अमेरिका के जो आर्मी, नेवी, एयरबेस हैं, वो वहां पर हैं और वहीं से टेक ऑफ करके अमेरिका के जहाज ईरान पर बॉम्बिंग कर रहे थे। जी। तो जाहिर बात है, ईरान ने ये बार बार कहा था कि अगर युद्ध हुआ तो ईरान इजराइल पर तो मिसाइलें दागेगा और खाड़ी देश में ईरान मिसाइल दागेगा कहां पर? जहां पर अमेरिका की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बेसेस हैं। तो इससे खाड़ी देशों को कुछ परेशानी हुई है। फिर ईरान ने ये कहा कि खाड़ी देशों में जहां पे भी अमेरिका की एम्बेसी है या कॉन्सुलेट्स हैं, उस पर भी हमला करेगा। इससे खाड़ी देशों को और परेशानी हुई। अब युद्ध के पहले खाड़ी देशों में मोसाद के और सीआईए के एजेंट थे करीबन 2 दर्जन। जैसे ही युद्ध चालू हो गया, मोसाद और सीआईए के एजेंट वहां पे बढ़ते बढ़ते पहले 200, 400, आज की तारीख में 800 सीआईए और मोसाद के एजेंट हैं। तो ये रहेंगे कहां पर? खाड़ी देशों के 5 स्टार होटल में रह रहे हैं। इसी तरह से जब अमेरिका की डिप्लोमेटिक कैडर है, जब उनके एम्बेसीज पर, कॉन्सुलेट्स पर हमला हुआ, तो वो कहां रहेंगे? वो रह रहे हैं खाड़ी देशों के 5 स्टार होटल पे। तो ईरान ने कहा कि जिस जिस 5 स्टार होटल में सीआईए या मोसाद के एजेंट रह रहे हैं या अमेरिकन नागरिक रह रहे हैं, जी। डिप्लोमेट कैडर, उन पर भी वो हमला करेगा। तो खाड़ी देश इससे भी जरा परेशान है। अब अमेरिका इन देशों को सुरक्षा देने में नाकामयाब हो गया। इन देशों ने जी। दशकों से अमेरिका की सेवा की थी। इन सब देशों ने दशकों से अमेरिका के साथ दोस्ती की थी। अमेरिका के एयरबेस, नेवल बेस बनाने दिए थे, ये सोच के कि अमेरिका इनको सुरक्षा देगा। बिल्कुल। अब अमेरिका इनको सुरक्षा देने में नाकामयाब हो गया। तो खाड़ी देशों में थोड़ी सी असंतुष्टि है। लेकिन ये देश मजबूर हैं, ये अभी भी अमेरिका के साथ रहने के लिए मजबूर हैं। आप देखिए, अभी अगले महीने से ही ये सारे देश अमेरिका से फिर से बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियारों का ऑर्डर देंगे। अमेरिका के जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वहां पे जो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप के ही सारे मित्र हैं जो उन बड़े बड़े कारखानों को चलाते हैं, जहां मिसाइलें जी। बनती हैं, जहां एयर डिफेंस सिस्टम बनते हैं। तो ये देश मजबूर हैं, क्योंकि ये देश रशिया से तो कुछ खरीद नहीं सकते वेपन्स, ना चीन से खरीद सकते हैं,
बिल्कुल। मजबूरी में इनको हथियार तो चाहिए अपने को डिफेंड करने के लिए भविष्य में। तो अमेरिका की तो पौ बारह हो गई। जी। जी, ठीक है सर। डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर, भारत का अब आने वाले समय के अंदर रुख किस तरह देखा जा सकता है? देखिए, भारत का तो रुख बहुत सरल है, सिंपल है। सड़क पर अगर दो सांड लड़ रहे हैं तो जो समझदार पैदल चलने वाला व्यक्ति होगा वो उनसे बचकर निकल जाएगा। उस युद्ध में जबरदस्ती उनको अलग करने की कोशिश नहीं करेगा। क्यों? कि वो अपना लड़ना छोड़कर, वो पशु हैं, वो सीधे के सीधे आप पर प्रहार करने लगेगा। ये कूटनीतिक भाषा का एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। भारत इसी नीति को पालन करेगा। उसे सिर्फ अपने देश के हित के लायक जितने भी संबंध ईरान से रखना है रखेंगे, इजराइल से रखना है रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ देश के हित के संबंध, अन्यथा नहीं। उनकी आपस के परस्पर क्या संबंध है, अगर वो हमसे सलाह लेंगे, हमारी मदद लेंगे, तो हम उनको उचित कूटनीतिक सलाह दे सकते हैं, लेकिन मजबूर नहीं कर सकते। जी, लेकिन हम निश्चित रूप से, क्योंकि जितनी आवश्यकता आज ईरान को हमारी है, या हमारी ईरान के प्रति जितनी आवश्यकता है, वो एक दूसरे का परस्पर गैर व्यक्तिगत है, एक देश हित का आपसी समझौता है। वही इजराइल के मामले में है। इजराइल को भारत की बहुत आवश्यकता है और भारत को भी इजराइल की आवश्यकता है। जी, तो हम अपने संबंध क्यों खराब करेंगे? हम तो बिल्कुल। इन दोनों की आपस की लड़ाई में इनको लड़ने देंगे, निपटते रहिएगा। जब लड़ते लड़ते थक जाएंगे तब सीज फायर कर लेना, या फिर तैयारी करना, फिर उलझ जाना। हम तो हमेशा अपने देश के हित की बात करेंगे। यही भारत की कूटनीति है, जहां तक मैं समझ सका हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद चलिए। जुड़ने के लिए आप दोनों का सर बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया समय देने के लिए। ग्रुप कैप्टन की तरफ सर आपका धन्यवाद और डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर आपका बहुत धन्यवाद। शुक्रिया समय देने के लिए। काफ़ी अहम बातें आपने रखी हैं। अब देखते हैं आने वाले समय किस ओर रुख करता है। धन्यवाद सर। तो मिडल ईस्ट में तनाव अब सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बयानबाजी और कूटनीति भी इसमें अहम भूमिका निभा रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान ने जहां विवाद को और बढ़ा दिया है, वहीं अमेरिका ईरान वार्ता से उम्मीदें भी जुड़ी हैं। सवाल यही है कि क्या बातचीत से शांति का रास्ता निकलेगा या हालात और बिगड़ेंगे। फिलहाल दुनिया की नजर इस्लामाबाद पर टिकी है, जहां होने वाली बातचीत आने वाले समय की दिशा तय कर सकती है। फिलहाल तारियल इशू में इतना ही। द अर्थ न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।